नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में अपन ने कल शीतकालीन मौसम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है ग्रीष्मकालीन मौसम में किस प्रकार क्रिया करता है, यानी ग्रीष्मकालीन मौसम की क्रियाविधि क्या रहती है। तो इसमें भी अपन वहीं से शुरू करते हैं। धरातलीय वायुदाब और पवनों का प्रभाव किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन मौसम में। तो गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य कहाँ पहुँचता है, कर्क रेखा पर उत्तरायण होता है। तो उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में क्या होता है, उत्कर्ण हवा जो होती है गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। उत्क्रमण का अर्थ है ऊपर उठना। वायु परिसंचरण में क्या होता है, वायु चलते हुए गर्म होती है और गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ, क्योंकि सूर्य का तापमान जब ज़्यादा गिरता है तो वहाँ की हवा गर्म होगी, तब वो हल्की होगी और हल्की होकर के क्योंकि तापमान गिरने से क्या होता है, वायु में जो नमी की मात्रा होती है वो समाप्त हो जाती है, और नमी की मात्रा जैसे समाप्त होती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है। उसको उत्क्रमण कहा जाता है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण होता है। तो जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट क्या होता है, निम्न वायुदाब पेटी, जिसे निम्न वायुदाब, क्योंकि जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी विकसित हो जाती है। तो निम्न वायुदाब पेटी अत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा जाता है, वो उत्तरी भाग की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाती है। उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से क्या होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह जो होता है, जेट प्रवाह जो हवाओं का प्रवाह है वो लगभग भारत से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने यह पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच में, जब लौटते हुए प्रवाह जो है जेट प्रवाह, वो जब इसके संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के कारण क्या होता है, ऐसा प्राय माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य और कारण का संबंध होता है। जब दोनों संपर्क में आते हैं तभी उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उस क्षेत्र में वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ये ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय समुद्र की ओर से चलने वाली वायु संगति विषुवत वृत्त को पार करके कहाँ पहुँच जाती है, सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर। कम दाब जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब की ओर से हवाएं आने लगती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से, यानी नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली भाग को अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब और पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल सौरमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कौन से महीने में? जून के महीने में। और ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बाहर नहीं जा पाते। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाने में सहायक होता है, और ये चक्रवात जो होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले भाग है। जिन क्षेत्रों से चक्रवात गुजरते हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इन चक्रवातों की बार बार इन चक्रवातों का आना, दिशा, गहनता, प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप के निर्धारण पर इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। और इन्हीं हवाओं के टकराने से क्या होता है, ग्रीष्मकालीन समय में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसमें अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ, वो कहाँ होता है और क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है कि भूमध्य रेखा के आसपास दोनों क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं उसको दक्षिणी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये दोनों क्षेत्रों में होती है भूमध्य रेखा के जस्ट पास में। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, और दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। विषुवत वृत्त पर स्थित, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, इस कारण से यहाँ पर निम्न वायुदाब ज़्यादा। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती है। अब इस क्षेत्र में चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो। जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई में, जून में सूर्य कहाँ रहता है, उत्तरायण, तो उत्तरी भाग में,
तो इस समय जब सूर्य उत्तरी भाग में रहता है तो ये जो ITCZ है ये 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान की तरफ आगे ऊपर बढ़ जाती है। जिसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है, क्योंकि मानसूनी गर्त इसलिए कि ITCZ जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा निम्न वायुदाब बनता है, तो वो अन्य क्षेत्रों से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब एक गड्ढा होता है, गड्ढे में जब अपन बाहरी क्षेत्र से कुछ डालते हैं तो उसको गर्त, तो गर्त क्या करता है, हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये भी क्या है, ITCZ भी एक गर्त होता है जो अन्य हवाओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। ये मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो होती है वो 40 से 60 पूर्वी देशांतरों के बीच से क्या करती है, विषुवत वृत्त को पार करके ऊपर की ओर बढ़ती है। 40 से 60 पूर्वी, ये देशांतर खड़े होते हैं उत्तर से दक्षिण, तो उन देशांतरों वाले क्षेत्र से होकर के उत्तर में पहुँचती है, उत्तरी भाग में। तो कोरियोलिस, अब पृथ्वी का क्या होता है, कोरियोलिस अपने घूर्णन जो गति है उसके कारण कोरियोलिस बल जो है उसके प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना ग्रीष्मकालीन मौसम की क्रियाविधि थी। इस प्रकार से मौसम क्रियाशील रहता है। अब अपने भारतीय मानसून की प्रकृति, तो भारतीय मानसून की जो प्रकृति है उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसका कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आप तक पहुँचे। धन्यवाद।